वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लैंड से ही क्यों शुरुआत हुई और ऐसा क्या हुआ कि जो इसको रेवोल्यूशन कहा गया जो इससे पहले नहीं हुआ था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पहले तो कंपटीशन इन ट्रेड एंड राइज इन इंपीरियलिज्म, व्यापार में प्रतिस्पर्धा तथा साम्राज्यवाद का उदय। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। यस, ये हम कर चुके हैं कि कोयला बहुत होने की वजह से और लोहा बहुत होने की वजह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही डेवलप हुई। ओके, वहां पर जब वो डेवलप हुई तो धीरे धीरे इंग्लैंड जो है वो दुनिया भर के मार्केट को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि इंग्लैंड पहला देश था जहां उद्योगों का विकास हुआ, इसलिए उसने पूरे विश्व के बाजारों पर लगभग अपनी पकड़ बना ली। इवन व्हेन पीपल इन अदर कंट्रीज बिगैन टू यूज मशीन्स दे फाउंड they could not compete with England's low prices. Yes, सबसे पहले तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ओके, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज भी इंग्लैंड को कॉपी करने लगी, वहां भी मशीनें आई, लेकिन तब तक इंग्लैंड जो है वो काफी आगे निकल चुका था। जितना सस्ता इंग्लैंड में बन रहा था दूसरी कंट्रीज में भी मशीनों द्वारा उतना सस्ता प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। To help keep these low-priced products from coming into their market, many countries introduced protective tariffs. अब कैसे compete किया जाए इंग्लैंड के साथ? compete ऐसे किया जाए कि इंग्लैंड से जितना भी सामान हमारी कंट्री में आकर बेचा जाएगा उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया जाए। इन कम कीमतों वाले उत्पादकों को अपने बाजार में आने से रोकने के लिए कई देशों ने संरक्षणात्मक प्रशुल्क की शुरुआत की। ओके, आगे देखिए, गवर्नमेंट्स पास्ड लॉज दैट रिक्वायर्ड द पेमेंट ऑफ सच अ हाई टैक्स ऑन इंपोर्टेड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स दैट सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड लोकली सोल्ड मोर एज दे वर चीपर। ओके, अब देखो, इंग्लैंड से अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में एंटर करेगा और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की कीमत जो है इस कंट्री में महंगी हो गई, क्योंकि टैक्स भी तो वसूलना है। तो इस तरह से फिर वो अपने जो लोकल मेड प्रोडक्ट्स थे उनको प्रोटेक्शन देने लगे। द लेवी ऑफ टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट न्यू इंडस्ट्रीज बिकेम अ वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। नए उद्योगों को संरक्षित करने के लिए प्रशुल्क उगाही का कार्य एक व्यापक चलन बन गया। फिर है रेस फॉर रॉ मटेरियल। Search for markets and sources of raw material resulted in international rivalries. बाजारों तथा कच्चे माल के जो स्रोत की खोज का परिणाम अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के रूप में हुआ। पहले इंग्लैंड तथा बाद में अन्य पश्चिमी देशों ने अपने उत्पादकों के लिए बाजार तथा कच्चे माल के नए स्रोतों की तलाश करना शुरू कर दिया। ओके, अब रेस होती है रॉ मटेरियल के लिए कि रॉ मटेरियल कहां से लाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century जापान वाज इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड जॉइंड द रेस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सभी कंट्रीज में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला। ओके, 19वीं शताब्दी के अंत में जापान का औद्योगिकरण हो गया था तथा वह भी इस दौड़ में शामिल हो गया। इस दौड़ में लगभग समूचे गैर औद्योगिकृत विश्व को उपनिवेशों में तब्दील कर दिया गया। इस तरह साम्राज्यवाद का उदय हुआ, इस तरह से इंपीरियलिज्म आया। ड्यूरिंग विच जो स्ट्रॉन्ग नेशंस थे उन्होंने जो छोटे कंट्रीज थे जिनको उन्होंने कॉलोनीज बनाया उनकी इकोनॉमीज को इस तरह से उन्होंने सबऑर्डिनेट किया ताकि जो बड़ी कंट्री के इंटरेस्ट हैं ये इनको सर्व कर सके। इस तरह साम्राज्यवाद का उदय हुआ जिसके अंतर्गत शक्तिशाली देशों ने अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने शासन के अधीन कर लिया। दे फोर्स्ड देम टू बाई एंड सेल ऑन देयर ओन टर्म्स। उन्होंने उन देशों को उनकी शर्तों पर क्रय एवं विक्रय करने हेतु मजबूर किया। उपनिवेशों का प्राप्त करने की यह होड़ कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की वजह बनी। The countries which had been industrialized late and had no colonies, they wanted to wrest from them those that had. वे देश जो देरी से औद्योगिक जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तथा जिनके पास उपनिवेश नहीं थे वे उपनिवेश वाले देशों से उनके उपनिवेश हथियार लेना चाहते थे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के, औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुए। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्ड इन विलेजेस। यस, ये हम देख चुके हैं कि अब पहले जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर गांवों में रहती थी और गांव जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे, बहुत ज्यादा उनकी मांगे नहीं थी। लेकिन अब क्या होने लगा, बड़े बड़े शहर बनने लगे। ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैन वर मेट विद इन द विलेज।
Towns and cities that had arisen since the beginning of civilization were centers of craft and of political and administrative control. Trade was carried on between towns and cities of the same country and of other countries, affected only a very few small percentage of the population. व्यापार उसी देश अथवा किसी दूसरे देश के कस्बों तथा शहरों के बीच होता था तथा यह आबादी के बेहद छोटे भाग को प्रभावित करता था। उसके बाद औद्योगिकरण के विकास के साथ यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। ओके, जैसा कि हमने देखा पहले शहर नहीं थे, अब शहर होने लगे। आर्थिक जीवन का केंद्र शहरों में स्थानांतरित हो गया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ शिफ्टेड टू द सिटीज। न्यू सिटीज एंड टाउन्स दैट ग्रू वर इंपॉर्टेंट मोर एज सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री दैन एज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। जो नए विकसित शहर तथा कस्बे जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण के केंद्रों की तुलना में व्यापार के केंद्र के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार के फलस्वरूप लोगों का जीवन स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ओके, क्यों दयनीय हो गई? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में काम करने आए। जब वो शहरों में काम करने आए तो जनरली उनको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री के पास ही रहने के लिए जगह दी जाती और जिन हालात में उनको रखा जाता वो बहुत ही बुरा था। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, कैपिटलिस्ट था, उसका काम क्या था? उसका काम था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है उसका मेन पर्पस था। तो इसलिए इन लोगों को वो गंदे से स्लम एरियाज में रखता। कॉन्सेंट्रेशन इन स्मोकी इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटी स्लम्स ग्रू वर्स। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बनने लगी। ओके, झुग्गी बस्तियों में लोगों की जो रहने की हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब, ना कोई ड्रेनेज, ना प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, उसके ऊपर नजर डालते हैं। औद्योगिक क्रांति लोगों तथा विभिन्न राष्ट्रों को एक साथ लेकर आई। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड एन इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस। एक अंतरराष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ क्योंकि एक स्थान पर हुए विकास ने अन्य स्थानों के विकास को भी प्रभावित किया। चीजें जो है वो दुनिया के कोने से दूसरे कोने में पहुंचने लगी। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। द सिस्टम ऑफ सोसाइटी विच केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बी टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आई उसे औद्योगिक पूंजीवाद हम कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्तियां केवल कुछ हाथों में ही सिमटकर रह गई। जो मेन पावर प्लेयर था अब वो था इंग्लैंड। जो स्वतंत्र शिल्पकार था, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्समैन था, स्वतंत्र शिल्पकार दुर्लभता से ही पाए जाते थे क्योंकि वो कंपीट ही नहीं कर पाए फैक्ट्री मेड गुड्स के साथ। केवल कुछ पूंजीवादियों ने न केवल अपने अधीन मजदूरों के जीवन को नियंत्रित किया बल्कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करना शुरू किया। केवल मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट पूंजीपति। ओके, उन्होंने न सिर्फ मुट्ठी भर वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल किया बल्कि उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एंटायर सोसाइटी के ऊपर असर डाला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स रिजल्टेड इन शॉकिंग सोशल इनइक्वालिटीज। अब ये जो पूंजीपति था इसका मेन काम ही क्या था? इसका मेन काम तो पैसा कमाना था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट था और ये सस्ते से सस्ता लेबर चाहता था। इसलिए तो जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में खाई थी, यानी कि जो रिच और पुअर की खाई थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। ओके, इट क्रिएटेड अ वाइड गल्फ बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। दीज इनइक्वालिटीज वर सो ऑब्वियस। ओके, और ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस क्लियरली नजर नहीं आते थे, बिल्कुल क्लियरली नजर आते थे। ये जो इनइक्वालिटीज थी दे वर सो ऑब्वियस एंड सो ग्रेट, इतनी ज्यादा थी ये। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है इंग्लैंड के अंदर ही दो देश हैं, एक अमीरों का देश और एक जो है गरीबों का देश, अमीर तथा गरीब। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ओके, उनकी जो हालत थी उसके आधार पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे ज्यादा बुराई की जाती है। कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हालत थी वो बहुत ज्यादा दयनीय है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोड्यूस्ड अ वास्ट नंबर ऑफ लैंडलेस टूललेस वर्कर्स हु वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एन एम्प्लॉयर। औद्योगिक क्रांति ने बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन साधनहीन श्रमिकों को जन्म दिया और ये लोग जो हैं ये पूरी तरह से अब अपने एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट थे। दे हैड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर वेज द एम्प्लॉयर ऑफर्ड। जो भी इनको ऑफर किया जाता, देखो उस टाइम में जो वर्कर्स थे उनसे रिलेटेड लॉज वगैरह नहीं थे, तो जो भी एम्प्लॉयर ऑफर करता है उसको स्वीकार करते। फॉर देयर वर यूजुअली मोर वर्कर्स देन जॉब्स। यस, उस जमाने में भी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, वर्कर्स ज्यादा
जॉब्स कम। यहाँ तक कि विमेन एंड चिल्ड्रन भी काम करते थे, इनको माइंस तक में भी एम्प्लॉय किया जाता था और इनको ज्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती थी, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा घंटे काम कर लेते थे और ज्यादा सस्ता काम कर लेते थे। ऑफन दे हैड टू वर्क फॉर 15 to 18 आवर्स अ डे विद नो रेस्ट पीरियड। अक्सर इन्हें बिना किसी विश्राम अवधि के 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। वर्किंग सराउंडिंग्स वर अनसेफ एंड डर्टी। कार्य क्षेत्र जो थे वो असुरक्षित तथा गंदे थे, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई गेयर नहीं होता था। माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में होते हैं ना, कोई हेलमेट होता है, गॉगल्स होते हैं, इस तरह की चीजें लोग लगाकर काम करते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसा उस जमाने में कुछ भी नहीं था। वर्कर्स के भले के लिए तो कोई नहीं सोचता था। जो पूंजीपति था वो केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर उसका फोकस। हाउसिंग के बारे में अगर बात की जाए, जो वर्कर्स को घर दिए जाते थे वो भी बहुत ज्यादा बुरे। ओके, छोटे छोटे क्लटर्ड हाउसेस। होल एरिया ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटीज वे वर्कर्स लिव्ड वर क्राउडेड स्लम्स। औद्योगिक शहरों के वे समूचे क्षेत्र जहां श्रमिक रहते थे वे भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियां थी। इन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं, बीमारियां, महामारियां, ये सभी चीजें सामान्य थी। एक्सीडेंट्स, डिजीजेस, एपिडेमिक्स, ये सभी कॉमन थे। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव था। If an employer was displeased with a worker for any reason, he could dismiss him. अगर employer जो है वो किसी बात पर नाराज हो जाए, उसको काम पसंद न आए, तो बिना किसी सुनवाई के सीधे छुट्टी, आप घर जा सकते हैं। He could dismiss the worker at will. अपनी इच्छा अनुसार उसको काम से निकाल सकता था। Worker had little choice but to accept an employer's terms or be jobless. एक श्रमिक के पास उतना ही विकल्प होता था कि या तो वो नियोक्ता की शर्तों को स्वीकार कर ले या फिर वो बेरोजगार रहे। तो उसके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं, कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी पावर जो है वो केवल एम्प्लॉयर के पास है। उसके बाद आप बात करते हैं चाइल्ड लेबरर्स की, बाल मजदूरों की। बाल मजदूरों की भयावह स्थितियां 1816 में ब्रिटिश संसद की एक समिति द्वारा एकत्रित साक्ष्य में वर्णित है। बहुत ही बुरी बच्चों की हालत। बच्चों को तो बेचारों को बिल्कुल भी नहीं पता होता, उनसे भी 16-16 घंटे, 14-14 घंटे काम करवाया जाता था। और जब ये सब कुछ देखा गया, फाइनली फिर लेबर लॉज की तरफ चलते हैं। क्या प्रयास किए गए ताकि इनकी हालत सुधारी जा सके, जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी हालत सुधारी जा सके। उद्योग में कार्यकारी परिस्थितियों को सुधारने के प्रयास, श्रमिकों के लिए नियम। A few humanitarian reformers and some landowners who were jealous of big businessmen combined with English workers to get first laws to improve condition of work. Okay? ऐसा हमेशा होता है कि समाज का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको लगता है कि अरे भाई किसी दूसरे सेक्शन के साथ कितनी क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा है। तो कुछ मानवीय सुधारक थे और कुछ जमींदार जो इन बड़े बिजनेसमैन से उनको जेलेसी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने फर्स्ट लॉज पास करवाए ताकि वर्कर्स की कंडीशन में सुधार आ सके। 1802 में इंग्लैंड पास्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। और देखो, ये फैक्ट्री एक्ट ये नहीं कहता कि आप बच्चों से काम मत करवाइए, ये कहता है कि बच्चों से आप ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स अ डे काम करवाएंगे। ओके, लिमिटिंग द आवर्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन टू 12 अ डे। 1802 में इंग्लैंड में प्रथम कारखाना अधिनियम ये पारित किया गया जिसमें बच्चों के कार्य के घंटे एक दिन में 12 तक सीमित कर दिए गए। 12 घंटों से ज्यादा आप काम नहीं करवाएंगे। 1819 आ गया। 1819 में क्या हुआ? लॉ फॉरबिड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 9। 9 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं आप उनको काम पर नहीं रखेंगे। ओके, लेटर लॉज रेगुलेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन माइंस। आगे जाकर बाद में और भी कानून आए जिन्होंने खानों में महिलाओं तथा बच्चों की नियुक्ति को विनियमित किया। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियंस की। मेनी ऑफ द लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स हैव बीन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम वर्कर्स ट्रेड यूनियन। श्रमिकों की सुरक्षा वाले कई कानून श्रमिकों के ट्रेड यूनियन के तरफ से बदलाव की वजह से बनाए गए थे। जब अंग्रेज श्रमिकों ने पहली बार ट्रेड यूनियन बनाया तब नियोक्ताओं ने उन्हें गैर कानूनी संगठन कहा था। इस तरह की बुराइयों को नियंत्रित करने के लिए कई कानून पारित किए गए। When the English workers first formed trade union, देखो आज के टाइम में ट्रेड यूनियन होती है, वो सबके लिए नेगोशिएट करती है, उसके पास नेगोशिएटिंग पावर होती है। Many of the laws to protect workers have been due to pressure from workers trade union. ओके, पहले ट्रेड यूनियंस नहीं थी।
अब धीरे धीरे जब इंग्लिश वर्कर्स ने ट्रेड यूनियन बनाना स्टार्ट किया, वो लोग एकजुट हुए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, संगठित हुए कि हमारे भी कुछ अधिकार है, हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। ये क्या आपकी मर्जी जो देंगे, आपकी मर्जी जितने घंटे काम करवाएंगे, आपकी मर्जी जैसे घरों में जैसे हालात में रखेंगे। व्हेन द इंग्लिश वर्कर्स फर्स्ट फॉर्म ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स ने इसको क्या कहा, जो कैपिटलिस्ट था उसने इनको क्या कहा, उसने कहा ये अनलॉफुल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उन्होंने इनको गैर कानूनी संगठन कहा। लॉज वर पास टू कर्ब सच इविल्स, यहां तक कि इनकी आवाज दबाने के लिए भी काफी सारे कानून पारित किए गए। कोशिश की गई कि ये ट्रेड यूनियंस ना बने, लेकिन 1824 में वर्कर्स सक्सीडेड इन गेटिंग लॉज अगेंस्ट यूनियंस रिपील्ड एंड देयर वाज अ रिमार्केबल ग्रोथ इन यूनियंस फॉर ऑल ट्रेड्स। किंतु 1824 तक श्रमिक अपने संघों के विरुद्ध बने कानूनों को रद्द करवाने में सफल रहे तथा अब सभी व्यापारों में संघों में एक उल्लेखनीय वृद्धि हो रही थी। वोट या मतदान का अधिकार, इंग्लिश इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट इन दोज डेज, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। इन द 30s and 40s of the 19th century, a movement known as Chartist movement was launched to get the right for workers कि आप ये जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये हमें दीजिए। 19वीं शताब्दी के 30 एवं 40 के दशक में श्रमिकों के लिए मतदान का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे चार्टर आंदोलन के रूप में जाना गया। Though the movement declined by the 50s in the 19th century, it left its influence through the acts. बहुत सारे acts पारित हुए, 1867 वाला, 82 वाला, 1918 वाला, 1929 वाला। All adult citizens were given the right to vote. सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दे दिया गया। अब अंग्रेजी श्रमिकों के पास ट्रेड यूनियन के गठन का अधिकार तो था ही, साथ ही वे जो नियोक्ताओं से अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करके उन्हें अपनी मांग मनवाने के लिए भी मजबूर कर सकते थे। इंग्लिश वर्कर्स ऑल्सो वन द राइट नॉट ओनली टू ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियंस, पर उनको हड़ताल करने का अधिकार भी था उनके पास, टू फोर्स एम्प्लॉयर्स टू अग्री टू देयर डिमांड्स। ट्रेड यूनियंस इन अदर कंट्रीज, ये तो हमने देखा इंग्लैंड का क्या सीन है। अब हम चलते हैं ट्रेड यूनियन इन अदर कंट्रीज पर। द आइडिया दैट द वर्कर्स केस मस्ट बी हर्ड इन एनी डिस्प्यूट मेट विद ऑपोजिशन एवरीवेयर, दुनिया भर में कि मजदूरों की सुनवाई होनी चाहिए, इसका अपोजिशन हुआ। यह विचार कि मजदूरों के मामले को कभी कहीं भी सुना जा सकता है, इसका हर जगह पर विरोध हुआ। जर्मनी, दे गॉट द राइट टू फॉर्म लेबर यूनियंस इन द लेट 19th सेंचुरी, श्रमिक जो हैं जर्मनी में श्रमिक संघ जो हैं उनके निर्माण का अधिकार 19वीं शताब्दी के अंत में दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए, यूएस की, यूनियंस वर फ्राउंड अपॉन फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक ये जो यूनियंस थे इनको नीची नजरों से देखा गया। लगभग एक सदी तक यूनियन मजबूती के साथ लगभग एक सदी तक यूनियन जो हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बाद में वो मजबूती के साथ उभरी, जबकि मजदूरों की स्थिति वहीं की वहीं थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक उन्हें अपने पूर्ण अधिकार नहीं मिले थे। Then the right to form unions, to strike, to bargain with employer on the conditions of work was legalized, yes, and this was followed by other laws that brought more benefits to employees. इसके बाद संघ के निर्माण, हड़ताल करने का अधिकार, नियोक्ताओं के साथ कार्य की परिस्थिति पर मोल तोल के कानून बनाए गए तथा इसके बाद और भी नए कई कानून बनाए गए जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभ करते। तो धीरे धीरे वर्कर्स के फेवर में क्या है वो सारी चीजें होने लगी। ओके, The many benefits that workers and all salaried people enjoy in most industrialized country today are due directly or indirectly due to the efforts to correct the terrible conditions that the industrial revolution had brought about. आजकल देखो कितने सारे rights हैं, crutches होने चाहिए, maternity leave होनी चाहिए, okay, इतने working hours होने चाहिए, इतने working hours नहीं होने चाहिए, इतनी paid leave होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन इन चीजों की शुरुआत कैसे हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय पर हुई। उस वक्त देखो आपने, जैसे कि आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे तक फैक्ट्रीज में काम करते थे और जो वो एक्ट आया था जिसने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा आप बच्चे से काम नहीं करवाएंगे, तो वहां से शुरू होते होते देखो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने शुरुआत की और बहुत सारे लॉज जो हैं वो वर्कर्स के फेवर में बने। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सरकार की जिम्मेदारी तथा औद्योगिकरण, हस्तक्षेप, बीच में ना आने की नीति। कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में ये तो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और सरकार जो है वो लीस्ट इंटरफेयर करेगी। सरकार
सरकार की जिम्मेदारियों के विचारों में परिवर्तन के बिना औद्योगिक श्रमिकों का संरक्षण नहीं किया जा सकता था। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार इंटरफियर ना करे तो जो कैपिटलिस्ट है वो खुद सोचेगा कि वर्कर्स की कंडीशन के लिए क्या अच्छा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेगा। तो सरकार की जो पॉलिसी थी कि लीस्ट इंटरफियरेंस, उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में मजबूत हो रही थी तथा अन्य देशों में भी सामान्यतः ऐसा ही हो रहा था, उभरती हुई मान्यता यह थी कि सरकार को व्यापार तथा उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? लेजे फेयर। ओके, इसको हम लेजे फेयर कहते हैं, अथवा हमें अकेला छोड़ दो। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आप उसको अकेला छोड़ दीजिए। यह सिद्धांत उस वक्त पूंजीवादियों के मध्य एक धर्म की तरह था। ओके, लेजे फेयर तथा पूंजीवाद। अकॉर्डिंग टू लेजे फेयर आइडिया, द बिजनेसमैन शुड बी फ्री टू लुक आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट। इस आइडिया के अनुसार जो बिजनेसमैन है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे। ओनली द अनरिटन लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड शुड डिटरमिन द साइज ऑफ हिज प्रॉफिट्स। ओके, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? जितने की डिमांड है इतना ही वो प्रोड्यूस करेगा और उतनी उसकी सप्लाई होगी। अनरिटन है ये। तो सप्लाई और डिमांड जो है केवल मांग तथा पूर्ति के लिखित नियम से ही लाभ की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद है द सेम अनरिटन लॉ वुड डिटरमिन द फेट ऑफ द वर्कर्स, हिज वर्किंग कंडीशंस एंड सैलरी। इसी अलिखित नियम से श्रमिक की नियति, उसका वेतन तथा कार्यकारी परिस्थितियां निर्धारित होनी चाहिए। धीरे धीरे ये जो पॉलिसी थी कि सरकार को बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, बिजनेसमैन जो है वो अपने आप डिसाइड करेगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करेगा, इसका ऑपोजिशन होने लगा, इसका विरोध होने लगा। लेजे फेयर सिद्धांत का कई लोगों के द्वारा विरोध किया गया। धीरे धीरे लगभग सभी देशों ने इस विचार को स्वीकार कर लिया कि राज्य के पास अर्थव्यवस्था को विनियमित करने का न्याय संगत अधिकार है तथा यह उसका कर्तव्य है। इंग्लैंड के कारखाना अधिनियम तथा सभी देशों में अर्थव्यवस्था से संबंधित कई कानून इसका परिणाम थे। धीरे धीरे आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका भी स्वीकारी जाने लगी। Gradually, almost all the countries came to accept the idea that the state has a legitimate right to and duty to regulate the economy. Okay, कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो हस्तक्षेप कर सकती है और वो इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको एक दिशा दे सकते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि एक सेक्शन दूसरे का शोषण किए जा रहा है और आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। द फैक्ट्री एक्ट्स इन इंग्लैंड एंड मेनी लॉज डीलिंग विद द इकोनॉमी ऑन ऑल कंट्रीज वर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। वो जो फैक्ट्री एक्ट्स पारित किए गए, ओके, वो सभी जो है वो इसी का तो नतीजा थे। ग्रेजुअली स्टेट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज आल्सो कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। This is true particularly of the developing countries that cannot modernize their economies without a comprehensive and large-scale effort on the part of the state. In fact, in these countries, it is the state rather than private capitalists that is the main agency for economic development. यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों का सच है जो राज्य की तरफ से एक व्यापक और बड़े पैमाने पर किए गए प्रयास के बिना अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। वास्तव में इन देशों में निजी पूंजीपतियों के स्थान पर राज्य ही आर्थिक विकास की मुख्य संस्था होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टेट इंटरफेरेंस होने लगा, स्टेट जो है वो इकोनॉमी को शेप देने लगा और वर्कर्स के राइट के बारे में सोचने लगा, तो इसी के बाद फिर धीरे धीरे उदय होता है समाजवाद का, ओके, सोशलिज्म का। ग्रेटेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ी चुनौती थी लेजे फेयर के लिए, वो थी सोशलिज्म। लेजे फेयर तथा स्वयं पूंजीवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाजवाद के विचार से आई। और समाजवाद क्या कहता है? जिसका विकास आरंभ में पूंजीवादी लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। और सोशलिज्म जो था, दिस आइडिया अपील्ड पर्टिकुलरली टू द वर्कर्स, जो श्रमिक वर्ग था उसके लिए ये फेवरेबल था। थ्रू देयर स्ट्रगल्स दे वर एबल टू अचीव मच इंप्रूवमेंट इन देयर लिविंग कंडीशंस। अपने संघर्षों के माध्यम से वे यानी कि वर्कर्स अपने रहने की स्थिति में काफी सुधार ला पाने में सफल रहे। लेकिन उनका यह मानना था कि उनके जीवन में बुनियादी सुधार के लिए समाजवाद तथा समाज की पुनर्व्यवस्था अनिवार्य है। अभी क्या था? अभी जितने भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन थे वो कैपिटलिस्ट के पास थे, ओके। तो इनका ये कहना था, जो वर्कर्स थे, कि आपको रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है पूरी सोसाइटी को।
मुश्किल से मुट्ठी भर लोगों के पास सारी चीजें हैं और जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो बहुत ज्यादा है। औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में लगभग 1750 में हुई थी, वह वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मानव तरीकों में एक क्रांति थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड बिगन इन इंग्लैंड इन 1750। दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन मैन्स वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है मध्यकालीन पुरानी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का उन्मूलन तथा उद्योगीकरण साझा समृद्धि के एक युग की वजह बना तथा ये साझा समृद्धि उन एक के बाद एक समाजों को घोषित लक्ष्य बन गई जो बाद में राष्ट्र के रूप में उभरे। Abolition of medieval, antiquated social, economic and political systems and industrialization to lead to an era of shared plenty became the declared aims of one society after another who emerged as nations. Industrialization and capitalism brought benefit as well as hardships and evils to man. As working men got the right to vote, जो श्रमिक वर्ग था उनको वोट डालने का अधिकार मिला, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते थे, अपनी सरकार इलेक्ट कर सकते थे। और जब उनकी सरकारें आने लगी तो उससे बहुत सारे लॉज वगैरह पारित किए गए जो कि वर्कर्स के फेवर में थे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन यूरोप एंड अमेरिका इन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में विकास। इस विकास की बुनियादी विशेषताएं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियां, राष्ट्रवाद तथा समाजवाद का विकास थी। यह घटनाक्रम पहले यूरोप के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ। These developments began first in certain parts of Europe. Since then, particularly from the 19th century, establishment of democratic political system and of independent states based on nationalism have been among the primary aims of people world over. तब से विशेष रूप से 19वीं शताब्दी से लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा राष्ट्रवाद आधारित स्वतंत्र राज्यों की स्थापना पूरे विश्व के लोगों के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थी। कुछ देशों में इसके साथ ही तथा कुछ देशों में इसके बाद समाजवाद की विचारधारा ने सामाजिक समानता के आंदोलनों को प्रेरित किया। सामंतवाद से राज्यों तक, ओके, फ्यूडलिज्म से नेशंस कैसे बने। सामंतवाद के अंतर्गत समाज वर्गों में विभाजित था। फ्यूडल लॉर्ड्स थे और दूसरी तरफ जो थे वो उनके खेतों में काम करने वाले लोग थे, जिसमें से कुछ वर्ग के पास विशेषाधिकार होते थे जबकि अन्य वर्ग जो होता था वो शोषित होता था। यस, अंडर फ्यूडलिज्म सोसाइटीज वर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, सम ऑफ विच वर प्रिविलेज्ड, जिनके पास सारी चीजें थी, और जो दूसरी थी वो थी जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये था एग्जैक्टली फ्यूडलिज्म। A man's entire life was determined at the time of his birth, depending on the class to which he was born. Yes, अगर वो किसी नोबल के परिवार में पैदा हो जाए तो डेफिनेटली उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन अगर वो दूसरे सर्व्स के यहाँ पैदा हो जाए तो बहुत बुरी लाइफ होगी। जन्म से ही पता चल जाए कि वो कैसा जीवन जीने वाला है। Two main classes in the feudal society were feudal lords and serfs. Political system of the time also determined by the prevailing social and economic system. Most of the population was excluded from having any share in the governance of the country. अधिकांश जनता का देश के शासन में भागीदारी से उनको वंचित रखा जाता था। Many kings claimed divine rights. Yes, ऐसा हुआ। बहुत सारे राजा महाराजा जो उस टाइम में हुए वो कहते थे कि हम तो धरती पर भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमारा तो सीधा रिलेशनशिप भगवान के साथ है। Many kings claimed divine rights, that is that their power was derived from God and not from any capability to rule. अब राजा में शासन करने के वो योग्य होना चाहिए वास्तविक रूप से। तो अब कैपेबिलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सीधे सीधे कहते थे हम तो भगवान से रिलेटेड हैं। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स वर ऑल्सो इरैशनल, राज्य की सीमाएं भी तर्कहीन थी। देयर वर ऑल काइंड ऑफ स्टेट्स, हर प्रकार के राज्य होते थे, एम्पायर्स होते थे, फ्यूडल स्टेट्स होते थे, सिटी स्टेट्स होते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स नेशन स्टेट्स हैड बिगन to be formed. However, this process was limited to a few areas. Most of the European states for a long time to come had no rational basis. आने वाले लंबे समय के लिए अधिकांश जो यूरोपीय राज्य थे उनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से एक मिडिल क्लास उभर कर आया। पहले क्या था, पहले बहुत क्लियर कट टू क्लासेस थी,
फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स वाली क्लास, मिडिल क्लास। इन इकोनॉमिक लाइफ दिस क्लास ग्रेजुअली बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक जीवन में ये वाला जो वर्ग था धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हाउएवर इट वाज ऑब्स्ट्रक्टेड इन इट्स ग्रोथ बाय आउटडेटेड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिविलेज। लेकिन विशेषाधिकार पर आधारित पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं से इसकी उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाएं आई। इट कुड ग्रो ओनली इफ इट ऑल्सो हेल्ड द पॉलिटिकल पावर। इसका विकास केवल तभी हो सकता था जब इसके पास भी राजनीतिक सत्ता होती, लेकिन इसके पास शुरू में तो राजनीतिक सत्ता नहीं थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्लास इंक्रीज्ड फर्दर and the removal of the outdated political system acquired urgency। औद्योगिक क्रांति के साथ ये जो वर्ग था, इस वर्ग की ताकत बढ़ी तथा पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को हटाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत होने लगी। मिडिल क्लास, उसके बाद हम चलते हैं वर्किंग क्लास पर। ये जो क्लास थी, इट वाज अपोज्ड टू द ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यह वह वर्ग था, यह वर्ग भी निरंकुश एक तंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ था जो वर्किंग क्लास उभर कर आया। वर्किंग क्लास कौन सा है? वो वाला क्लास जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। अब serfdom had declined in many countries, but in most of the countries of Europe, it was still the dominant feature of the social system। कमी तो आई थी, कुछ देशों में दासत्व की समाप्ति हो गई थी, किंतु यूरोप के अधिकांश अन्य देशों में अब यह अभी भी सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी विशेषता बना हुआ था। There were many revolts of the serfs, but they were all suppressed। बहुत जगह गुलामों ने विद्रोह किए, लेकिन उनके विरोध जो उन्होंने ये विद्रोह किए उनको कुचल दिया गया। However, during the period from the 17th to 19th centuries, there arose movements in different parts of Europe to overthrow the existing political system। लेकिन 17वीं से 19वीं शताब्दी की अवधि के दौरान यूरोप के विभिन्न भागों में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। द फर्स्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन विच ओवरथ्रू द ऑटोक्रेटिक मोनार्की टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रथम ऐसी क्रांति हुई जिसने निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंका। Simultaneously, there was also the rise and growth of national consciousness। देखो, एक तो वर्किंग क्लास उभरा, मिडिल क्लास उभरा, अब क्या उभर रहा है? अब एक विचारधारा उभर रही है जिसको हम कहते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, विभिन्न देशों में निवास कर रहे एक ही राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए तथा यदि एक राष्ट्र के विभिन्न भूखंड किसी विदेशी शासक द्वारा शासित एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा थे, तो उस विदेशी साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय चेतना तथा आंदोलन का उदय हुआ। ओके, Simultaneously, there was increase in growth of national consciousness and movement to unite the different territories inhabited by people of a nation। हम एक राष्ट्र हैं, भले ही हम अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, हम एक राष्ट्र हैं। अगर कोई फॉरेन रूलर था उनके ऊपर, तो उस फॉरेन रूलर को उसके घर भेज दिया जाए। इस तरह की जो विचारधारा थी नेशनल कॉन्शियसनेस से संबंधित, वो भी अब धीरे धीरे अपनी जड़ें बना रही थी। ग्रेट प्रोग्रेस वॉज मेड इन वेरियस साइंसेज विच ऑल्सो अंडरमाइंड द एग्जिस्टिंग बिलीफ। विभिन्न विज्ञानों से में काफी प्रगति हुई तथा इसने भी विद्यमान मान्यताओं को समाप्त किया। न्यू आइडियाज वर कैरेक्टराइज्ड बाय नेशनलिज्म एंड वर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड विद सेक्युलर अफेयर्स। नए विचारों की विशेषता तर्कवाद थी, लॉजिकली सोच रहे थे, ओके, रैशनली सोच रहे थे तथा वे धर्मनिरपेक्ष मामलों से बेहद संबंधित थे। सेक्युलर, रिलीजन का लेना देना ज्यादा नहीं था नेशनल कॉन्शियसनेस से। Because of the growing emphasis on reason, the period of 18th century in European history, इसको हम age of reason या age of enlightenment कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिकली सोच रहे थे, तर्क पर दिए जाने वाले जोर में वृद्धि की वजह से यूरोपीय इतिहास में 18वीं शताब्दी की जो अवधि थी उसको हम तर्क का काल अथवा प्रबोधन का काल भी कहते हैं। Gradually the beliefs that permitted people to be divided into higher or lower groups on the basis of birth। आपका जन्म कहाँ हुआ है? नोबेल के यहाँ की सर्फ के यहाँ। जो इस तरह की विचारधारा थी, जो हम सोसाइटी को कैटेगराइज करते थे इनटू प्रिविलेज्ड ग्रुप और दूसरा एंड द होल्ड ऑफ द चर्च इन द स्फीयर्स ऑफ आइडियाज, दे वर अंडरमाइंड। ये जो चीजें हैं धीरे धीरे इनकी पकड़ जो है वो कम होने लगी।
न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आए। अब ये नए आइडियाज क्या थे? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है और इन्होंने सारी दुनिया को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया। नए विचार, आजादी, समानता तथा भाईचारा। जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले जो सोसाइटी हमारी डिवाइडेड थी इनटू 2 कैटेगरीज क्लियरली, एक वो हिस्सा जिसके पास सब कुछ है, एक वो हिस्सा जिसका फुल शोषण हो रहा है। अब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आई। 10 arose ideas of freedom, democracy, equality, which became the rallying slogans of people everywhere. Simultaneously, there also arose ideas of nationalism, राष्ट्रवाद की भी विचारधाराएं उभरी, which brought a sense of unity and oneness among the people, forming a nation and the desire to organize themselves into independent states and their distinctive national identities. इसके साथ ही राष्ट्रवाद के विचार का भी उदय हुआ, जो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों में एकता तथा अखंडता एवं अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान के साथ स्वतंत्र राज्यों में खुद को संगठित करने की चाहत की भावना लेकर आया। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में विद्यमान एक तंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने तथा उनके स्थान पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, जो मैं कह रही हूं डेमोक्रेसी जो है, अब वो लोगों के मन में घर बनाने लगी। मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। ये मूवमेंट्स कहां पर स्टार्ट हुए? यूरोप के काफी हिस्सों में, नॉर्थ अमेरिका के काफी हिस्सों में। किस लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए? ताकि जो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि 1 पर्सन हैविंग ऑल द पावर्स, जो ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम थे उनको रिप्लेस किया जाए और उनकी जगह पर लाए जाएं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो प्रिविलेजेस दे रहे हैं हम, ये विशेष अधिकार दे रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को, इसको खत्म किया जाए और सबके लिए इक्वालिटी कर दी जाए। दीज मूवमेंट्स विच बिगैन अर्लियर बिकेम पावरफुल फोर्सेस इन द 19th century यूरोप। पूर्व में शुरू हुए ये जो आंदोलन थे 19वीं शताब्दी में यूरोप में ये शक्तिशाली ताकत बन गए और काफी सारी जगह आप देखेंगे कि जो वहां पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनको ओवरथ्रो किया गया। तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट 2 था। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।